हेलो बच्चों। मुन्ना लाल अपने फ्रेंड्स, अपने एल्डर्स से एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स से एडवाइस लेता है अबाउट फार्मिंग और अपने लैंड को प्लाउ करने के लिए ट्रैक्टर्स भी रेंट पर लेता है। एंड फॉर इरिगेशन वो पानी भी रेंट पर लेता है फ्रॉम द नियर बाय ट्यूबवेल्स। फार्मर का नाम है जो हुरैन, जिसके पास 300 हेक्टेयर्स लैंड है। जो हुरैन अपने फार्म पर कॉर्न्स का प्रोडक्शन कर रहा है और वो टाइम टू टाइम सॉइल की टेस्टिंग कराता रहता है, जिससे कि उसे पता चलता रहे कि उसकी सॉइल कितना फर्टाइल है। लाइक ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिलर्स, लेवलर्स, हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स। Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. You all are well and I am also super duper cool. So beta, I am your very own Shigraf ma'am and I am back with you with another chapter of geography, that is chapter number 4, agriculture. तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, what are the types of agriculture that is practiced, like shifting cultivation, shifting agriculture or nomadic herding, intensive agriculture, subsistence agriculture, all types of these farming. And we will study about some major crops like wheat, rice, cotton, jute, all these things. और हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं. All these things we are going to study in this chapter. So let us start our lecture. Let us see today's goal. क्या है आज का goal? Today we are going to study about the different types of farming. जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग types की farming होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे. Subsistence, commercial, then plantation, commercial grain farming, intensive agriculture, all these things सबको डिटेल में पढ़ेंगे. Then we will study about some major crops like rice, ठीक है, या wheat, ठीक है, and tea, बहुत सारे हैं, millets, cotton, jute, coffee, so many. Okay, सबके बारे में पढ़ेंगे. And we will study about agricultural development. इसमें पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से वेज हैं, तरीके हैं, स्टेप्स हैं जिससे कि हम जो है एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर क्या है, तो बेटा इट इज बेसिकली साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल. भाई खेती क्या होती है? खेती होती है कि आप जमीन पर कुछ बीज डाल के उसको जो है पहले जमीन को जोतते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर वो बीज में पानी डालते हैं, क्रॉप जो उसमें आता है, जो सीड होती है उसको रेस करते हैं. तो दिस इज एग्रीकल्चर. सो दिस इज बेसिकली अ साइंस. इट इज एन आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स. जानवरों की देखभाल भी करते हैं. इस सबको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर. You can see a flower. ये flower कैसे आया? Agriculture. It is an agriculture. Wheat, rice, cotton, jute, bajra, maize, so many things. Examples. Then what is sericulture? Sericulture होता है बेटा rearing of silkworms. इस प्रोसेस को हम कहते हैं sericulture. ठीक है, जहां पे silkworms की rearing करी जाती है. You can see in this picture also ये silkworm है. Then breeding of fish. क्या कहते हैं इसको बोलते हैं पिसिकल्चर. सी ये सारे ना कल्चर, सी कल्चर है ये. कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है. एंड एग्री का मतलब होता है सॉइल. तो एग्रीकल्चर का मतलब यू कैन मेक इट आउट नो, एग्री एंड कल्चर, सॉइल एंड कल्टीवेशन. ठीक है. देन विटिकल्चर क्या होता है? विटिकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर. ठीक है. एंड हॉर्टिकल्चर इज ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स. दिस इज ऑल व्हाट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर. ये सारी चीजें हैं. दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ, यू कैन से एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर. बहुत बेसिक सी चीजें हैं और आप पहले से भी जानते होंगे. लेट अस स्टार्ट विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब बेटा क्या है ये आप देख सकते हैं, ये एक फील्ड है. यहाँ पे क्या होती है? यहाँ खेती होती है. और यहाँ क्या दिख रहा है हमें? बहुत ही टेस्टी एक ओरियो बिस्किट दिख रहा है ना. बहुत मजा आता है ना खाने में. तो क्या ये बिस्किट जो है ये ऐसे पेड़ पे लटके हुए मिलते हैं? क्या ऐसा है? क्या ओरियो का अपना कोई पेड़ है कि वहां पे बिस्किट लटकता हुआ मिल रहा है? नहीं.
क्या होता है बेटा कि द प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि रॉ मटेरियल क्या, आपको यहाँ इस लैंड से जहां आप खेती कर रहे हैं यहां से क्या मिलेगा, आपको एक रॉ मटेरियल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ मिल रहा है कॉटन, आपने कॉटन का पेड़ लगाया, आपको यहाँ कॉटन मिली। अब कॉटन क्या है, कॉटन को पहनोगे थोड़ी आप, तो कॉटन क्या होगा, दिस इज कॉटन आपका जाएगा फिर इंडस्ट्री में, वहां पे ये क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस से होके क्या बन जाएगा, शर्ट्स बन जाएंगी, बेडशीट्स बन जाएंगी, सो मेनी अदर थिंग्स। और उसके बाद ये कॉटन जो है, उसके बाद ये अलग अलग जगह, तब ये जो उनका जो प्रोसेस होके जो बेडशीट्स बनी है, जो शर्ट्स बनी है, क्या होता है फिर ये अलग अलग जगह क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। यहां गई, एक शहर गई, दूसरे शहर गई, दिल्ली गया, मथुरा गया, आगरा गया, मुंबई गया, बैंगलोर गई, सो मेनी प्लेसेस, ठीक है। तब जाके हम उसे मार्केट से खरीद के पहनते हैं। आया समझ में? अब मैं अगर इसका एग्जांपल दूं बिस्किट्स का, तो पहले क्या हुआ, यहां हमने लैंड पे क्या किया, पहले हमने यहाँ पे व्हीट उगाया, गेहूं उगाया, ठीक है। उसके बाद क्या है, गेहूं उगाने के बाद हमने क्या किया, उसको हमने फैक्ट्री में भेजा, फैक्ट्री में वहां वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद क्या बन गया, वो बन गया बिस्किट। अब क्या डायरेक्टली फैक्ट्री से हम लेते हैं क्या सामान, नहीं, उसके बाद ये बिस्किट्स क्या होंगे, ये बिस्किट होंगे ट्रांसपोर्ट होंगे, हर जगह ये ट्रांसपोर्ट होंगे, तब जाके हम दुकान से हम बिस्किट खरीदते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जहां एक रॉ मटेरियल जो है वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है, उस प्रोसेस में क्या है बेटा, उस प्रोसेस में 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। नंबर 1 इज प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है बेटा ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। क्या है इसमें, प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स all those activities connected with the extraction and production of natural resources। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, दिस इज wheat, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर wheat। हमने यहाँ क्या किया, हमने नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से हमने यहाँ पे wheat को एक्सट्रैक्ट किया, wheat का प्रोडक्शन किया हमने, ठीक है। अब हमें यहाँ गेहूं मिल गया, ठीक है, हमने प्रोडक्शन कर लिया। उसके बाद क्या आता है, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज आएंगी। अब प्रोडक्शन करने के बाद रखे थोड़ी रहेंगे हम अपने पास, हम उसको फिर क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में उसको भेजेंगे प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज इज बेसिकली कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या है, ये जो व्हीट है, अब यहाँ पे क्या होगा, व्हीट का प्रोसेसिंग होगी, अब यहाँ वो प्रोसेस होगा। अभी यहाँ हमने व्हीट उगा लिया, अब व्हीट का प्रोसेस होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, व्हीट की यहाँ पे ब्रेड बन जाएगी, बेकिंग ऑफ ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड बनकर तैयार होगी। आया समझ में? अब जब ब्रेड बनकर तैयार हो गई तो हमें वो ब्रेड शॉप से कैसे मिली, बाय ट्रांसपोर्टेशन। Then the third is tertiary activities। ये क्या है बेटा, this activity it provides support to primary and secondary sector। ये जो प्राइमरी सेक्टर है और ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, ये क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है भाई, सामान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने उगाया, उसके बाद हमने यहाँ भेजा प्रोसेस करने के लिए। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर हम जो है अगर इस ब्रेड के बनने के बाद अगर उसे हम ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे मिलेगी खाने को। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे क्या है, टेरिशरी एक्टिविटी जो है वो इट गिव्स अ सपोर्ट टू प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी एक्टिविटी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो रॉ मटेरियल है व्हीट, ये जो है एक फिनिश प्रोडक्ट में यहाँ पे तैयार हो जाता है एज अ ब्रेड, ठीक है, यहाँ पे तैयार हो जाता है और फिर ये क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में ये 3 एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं एंड दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ एज आई टोल्ड यू, एग्रीकल्चर क्या है, इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर पे कितनी डिपेंडेंसी है, अगर वर्ल्ड की बात करें तो इट इज 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। देन इंडियाज पॉपुलेशन की बात करें तो 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन, ये इतनी पॉपुलेशन हमारी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। देन फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, ये क्या है, these are important factors of agricultural activity। ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं। कैसे,
अगर कहीं की सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो कैसे वहां एग्रीकल्चर होगा, कैसे वहां खेती होगी, क्या हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट क्लाइमेट, क्या होता है, अगर बिन मौसम बरसात हो जाती है तो फसल खराब हो जाती है, बहुत बरसात हो गई तो भी फसल खराब हो जाएगी, अगर बहुत ठंड में ओले गिर जाए तो फसल खराब हो जाएगी, और अगर बारिश नहीं हो तो फसल खराब हो जाएगी। ठीक है, तो सॉइल और क्लाइमेट जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, आया समझ में? अब हम पढ़ते हैं फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या है बेटा? बेसिकली हम फार्मिंग को भी एक सिस्टम की तरह देखते हैं, क्योंकि उसमें भी जो है एक सिस्टमाइज तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार की उसमें से कोई मतलब एक बार की वहां से निकल आएगा, कॉटन निकल आएगी, एक बार की पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा बिना कुछ करे, ऐसा है क्या? नहीं है। तो एक सिस्टमाइज्ड वे है फार्मिंग करने का। लेट अस सी, कुछ तो बेटा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट इनपुट्स है। कुछ आपको एग्रीकल्चर करने के लिए आपको कुछ इनपुट करना पड़ेगा, कुछ उसमें लागत लगती है। जैसे कि बात करें सीड, अब जब बीज डालोगे आप तभी तो उसमें से पेड़ निकलेगा, पौधा निकलेगा, है ना? तो सीड क्या है आपका? सीड आपका इंपॉर्टेंट इनपुट है, आपको सीड डालना है। देन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर क्या है? ये एक इनपुट है एग्रीकल्चर में। देन यूज ऑफ मशीनरी, मशीनरी क्या है? इनपुट है। फसल तैयार हो गई, मशीन से काट दिया, या अगर आपको जमीन को प्लाव करना है, खेत जोतना है, तो उसके ट्रैक्टर्स का यूज होता है। दीज आर ऑल मशीनरी, हाई लेवल टेक्नोलॉजी। एंड इफ यू टॉक अबाउट लेबर, ये भी एक इनपुट है। भाई लेबर लग रही है कि नहीं लग रही है जमीन पे, काम करने के लिए लेबर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या है? ये सारे इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं, ये सब लगते हैं। सीड को हम भाई जमीन में बोते हैं, देन फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, मशीनरी का भी यूज करते हैं, लेबर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब हमारी इंपॉर्टेंट इनपुट्स है, लागत है। देन ये सब करने के बाद अब हमने सीड बो दिया, अब क्या होगा? सीड हमने अभी दैट इज इंपॉर्टेंट इनपुट। नाउ सी ऑपरेशंस इन्वॉल्व। अब इतना के बाद इन सब चीजों में क्या ऑपरेशंस हैं, लाइक प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं। अब आपने उसमें सीड डालने के लिए क्या किया? पहले आपने मिट्टी की प्लॉइंग करी, मिट्टी को जोता तो प्लॉइंग हो गया। उसके बाद जब सीड डालना हुआ तो उसको आपने सीड को सो किया, सोइंग हो गया। देन आपने क्या किया कि आपकी फसल अच्छी हो, उसके लिए आपने क्या किया? इरिगेशन सिस्टम अच्छा किया, अपना सिंचाई करी खेत की। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस। देन वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, फसल तैयार हो गई, फसल काट ली। तो ये सारे क्या है बेटा? ये सारे ऑपरेशंस हैं जो कि फार्मिंग में लगते हैं, यूज होते हैं, करते हैं हम जिसे। ठीक है, देन अब ये भी हमने सीड भी डाल दिया, हमने खेत प्लॉइंग भी कर दी, हमने सोइंग भी कर ली, हमने इरिगेशन कर लिया, हमने फसल भी काट दी। तो आउटपुट क्या निकलेगा? आउटपुट होगा इट इंक्लूड्स क्रॉप्स। भाई अब क्रॉप्स आ गए, फसल आ गई हाथ में। ठीक है, wool, dairy and poultry products. In this it includes as well as animals rearing of livestock. sheep की rearing करने से हमें wool मिलेगा। ठीक है, डेयरी की बात करें तो from buffalo and cow milk, cow we get milk, we get egg from hen. ठीक है, so these are all dairy products like milk, cheese, paneer, these are dairy products. ठीक है, एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर योर एग। ठीक है, तो यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लाइक इनपुट्स की बात करी तो हमने मशीनरी की बात करी। मशीन क्या है? यहाँ पे उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन सीड्स भी हमने डाली, दिस इज एन इनपुट। ये सब आप जब इनपुट करेंगे तभी तो उसमें से कुछ रिजल्ट निकलेगा बाहर। अगर ये इनपुट ही नहीं होगा तो किस चीज की आप प्लॉइंग करेंगे, किस चीज क्या आप उसमें सो करेंगे, किस चीज खेत में काहे के लिए पानी दे रहे हैं, फसल काहे के लिए काट रहे? जब फसल ही नहीं तो कहां से काटेंगे? तो ये ऑपरेशंस तो बाद में होंगे नहीं और आउटपुट भी कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये सीड्स हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, दीज आर मशीनरी, ये सब क्या है? यू कैन सी दीज आर ऑल यूज्ड इन, दीज आर ऑल इनपुट्स इन द फार्म। देन ये क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइजर्स का स्प्रे कर रहे हैं। देन ही इज प्लॉइंग, सोइंग एंड स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स रख थोड़ी देंगे, स्प्रे करेंगे उसको। ठीक है, एंड फाइनली आउटपुट निकलता है क्रॉप्स। चलो, इतना समझ में आया? अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कितने टाइप्स की फार्मिंग है? तो बेटा बेसिकली फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस।
ज्योग्राफिकल कंडीशंस का मतलब क्या हुआ कि वहां पे कैसी जगह है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लैंड, पहाड़ है, प्लेन है, लो लाइंग एरिया है, डेजर्ट है, कौन सा उसका क्या उस फार्मिंग का ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। पहाड़ है तो हो सकता है वहां अलग टाइप की फार्मिंग होगी, लाइक टेरेस फार्मिंग, ठीक है। और अगर प्लेन है तो वहां हो सकता है क्रॉप्स दूसरे होंगे, ठीक है। हर जगह के हर, जैसे प्लेन्स हैं तो प्लेन्स में जो है जो क्रॉप्स उगाए जाएंगे वो डिफरेंट है, जो पहाड़ में उगाए जाएंगे वो डिफरेंट है। इफ यू टॉक अबाउट डेजर्ट, वहां डिफरेंट है, वहां पे तो खेती नहीं हो सकती डेजर्ट में, ठीक है, क्योंकि वहां वो कंडीशंस नहीं है। देन डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, कितना डिमांड है, व्हाट इज द डिमांड। भाई जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वहां पे किस चीज की डिमांड है, वो उगाएंगे। देन लेबर रिक्वायर्ड, लेबर की भी जरूरत है, ठीक है। तो फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, देन लेबर ऑल्सो, एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, किस टाइप की टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर फार्मिंग में, ठीक है। ये सारी चीजें जो है फार्मिंग, इन पे यू कैन क्लासिफाई देम। नाउ फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। वन इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, देखो नाम से ही है सबसिस्टेंस, यानी यहाँ पे क्या है, नीड्स वाली क्रॉप, जो हमारी जरूरत की है, जो हमें अपना घर चलाने के लिए, यू कैन से फार्मर्स नीड, वो वाले क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करते हैं। देन सेकेंड इज कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब ये हुआ बेटा, और वो वाले एनिमल्स की रियरिंग करना या वो वाले क्रॉप्स को ग्रो करना जिसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। In subsistence farming, again it is divided into two subheadings. One is intensive subsistence farming and the other one is primitive subsistence farming. इस सब को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। Then in primitive subsistence farming, again divided into two subheadings, shifting cultivation and nomadic herding. Then in commercial farming, that is divided into three parts. One is commercial grain farming, the other one is mixed farming and the third one is plantation agriculture. देखो कुछ कुछ तो आप नाम से ही समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, अब थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ, लैंड को शिफ्ट नहीं कर रहे, एक जगह जहां उगा लिया उसके बाद दूसरी जगह चले गए, तो ये शिफ्ट कर गए। देन नोमैडिक हर्डिंग, यानी जानवरों के झुंड के साथ रहते हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। देन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, बेसिकली उन क्रॉप्स की यहाँ फार्मिंग हो रही होगी जिनको वो सेल करें मार्केट में। मिक्स्ड फार्मिंग यानी टू क्रॉप्स ग्रोन, एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हो सकता है यहाँ पे जो प्लांटेशन है, यहाँ जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो फार्म्स पे ही, यहाँ पे उसका जो उसकी प्रोसेसिंग है वो फार्म्स पे ही हो रही होगी, ठीक है। सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद सबसिस्टेंस फार्मिंग। नाउ सी, नाम से ही है सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो ये क्यों करी जाती है? दिस इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ये बेटा ऐसी फार्मिंग है, ये वो फार्मिंग है जहां पर जो है फार्मर जो है अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए खेती करता है, ठीक है, बेसिक नीड्स है। देन यूज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं है, बहुत मॉडर्न टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं हो रही है, मोस्टली सारा काम जो है वो हाथ से कर रहे हैं। एंड हाउस होल्ड लेबर, और हाउस होल्ड लेबर का मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे ये जो फार्मर है अपने खेतों पे घर ही वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, हाउस होल्ड लेबर है, घर के लोग ही काम कर रहे हैं। और इसका जो आउटपुट है वो स्मॉल है, ज्यादा आउटपुट नहीं है, इट इज अ स्मॉल आउटपुट, ठीक है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ज्यादा कुछ कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, कैरेट है, रेडिश है, और यू कैन से ब्रिंजल है ये। एंड तो ही इज डूइंग एग्रीकल्चर, ही इज डूइंग फार्मिंग टू मीट द नीड्स ऑफ हिज ओन फैमिली, ठीक है। तो आउटपुट भी ज्यादा नहीं है, स्मॉल आउटपुट है। अब पढ़ते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये क्या है बेटा? दिस इज मोस्टली प्रैक्टिस इन दी थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। कहां पे प्रैक्टिस करते हैं इसको? थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मॉनसून रीजन, यानी जहां पे बारिश ज्यादा अच्छी है, मॉनसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, यहां पे इसकी प्रैक्टिस करी जाती है, यहां पर ये एग्रीकल्चर, ये फार्मिंग करी जाती है। क्या है? कल्टीवेशन ऑन स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड,
ये जो कल्टीवेशन है कौन सी, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये जो है जमीन के एक छोटे से हिस्से पे करी जाती है एंड यूजिंग सिंपल टूल्स, यानी मैंने आपको बताया ना कि ज्यादा मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो लो है, ठीक है। सिंपल टूल्स यहाँ पे यूज करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, फावड़ा देखा है, हो जैसे कहते हैं, उससे उसको यूज करते हैं। और यू कैन से गार्डनर्स फोर्क, कुछ इस टाइप का होता है, ये दिस टाइप, इट्स लाइक अ फोर्क एंड ऐसे होता है, ठीक है। एंड मोर लेबर, और इस इन फील्ड्स पे जो है, जो लेबर है, जो मजदूर है, उनकी लागत ज्यादा है, ओके। देन मोर देन 1 क्रॉप एनुअली, यानी एक साल में एक से ज्यादा फसलें ये उगा लेते हैं, ठीक है। ऑन द सेम प्लॉट, उसी जमीन पे, उसी अपने ही खेत पे, उसी फार्म पे एक से ज्यादा ये अपनी फसलें उगा लेते हैं। पॉसिबल ओनली, और ये पॉसिबल कब है, व्हेन द सॉइल इज फर्टाइल। भाई जाहिर सी बात है कि जब मिट्टी उपजाऊ होगी, मिट्टी फर्टाइल होगी, तो उसमें खेती अच्छी होगी। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सॉइल इज फर्टाइल एज वेल एज सनी क्लाइमेट फॉर अ नंबर ऑफ डेज, और कई दिनों तक यहाँ पे एकदम खिलखिलाती हुई धूप आती रहे। मेन क्रॉप कौन सा है यहाँ पे, राइस, चावल है, एंड अदर क्रॉप्स आर लाइक व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, दीज आर दी अदर क्रॉप्स। मेन क्रॉप इज राइस, ठीक है, आया समझ में। नाउ वी स्टडी अबाउट प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर भी बेटा देयर आर 2 सब हेडिंग्स, वन इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लेट अस सी। कौन से एरियाज में इनको प्रैक्टिस किया जाता है, जहां पे हैवी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, जहां पे वेजिटेशन जो है वो रीजनरेट कर जाती है जल्दी से जल्दी, वहां रीजनरेशन हो रहा है वेजिटेशन का, ठीक है। कहां पे प्रैक्टिस होती है ये, इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करी जाती है। देन ये है क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कटिंग, बर्निंग ऑफ ट्रीज एंड मिक्सिंग ऑफ एशेस। क्या है बेटा, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, और उनके जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जो ट्री का टॉप मोस्ट पार्ट है, उसको कट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है इन ट्रीज में क्या करते हैं, इनको जला देते हैं, जो भी वेजिटेशन होती है वहां पे उसको जला देते हैं, और उसके बाद जो भी ऐश होती है, ऐश का मतलब राख, जो राख होती है उसको मिक्स कर देते हैं सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ उस ऐश को मिक्स कर देते हैं ताकि सॉइल जो है वो फर्टाइल बन जाए, और उसके बाद उस जमीन पे कल्टीवेशन करते हैं, और उसके बाद व्हेन द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी, जब कल्टीवेशन कर लिया, फसल तैयार हो गई, फसल काट ली, तो क्या होता है, व्हेन सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी, अब सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, फर्टिलिटी चली गई, क्योंकि हमने तो क्रॉप उगा के खेती करके तो हमने सॉइल की फर्टिलिटी यूज कर ली। तो व्हेन सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी क्या होता है, दीज कल्टीवेटर्स मूव टू न्यू प्लांट। अब ये कल्टीवेटर्स जो है अब उस जमीन पे खेती ना करके दूसरी जमीन पे शिफ्ट हो जाते हैं, और उस जमीन को कई सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये है हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दिस कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं यहाँ पे, मेज, यैम, पोटैटोज। सी दिस इज यैम, somewhat like sugar cane, ये देख सकते हैं, ये है yam, this is yam, ठीक है। and this is shifting cultivation as I told you. Now let us study about nomadic herding. See in this picture you can see कि ये कौन है, ये herdsman है, ठीक है, ये herdman है, और ये अपने सारे जानवरों के साथ, sheep and all सबके साथ क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। Let us study this first. एरियाज जहां पे ये प्रैक्टिस होती है, इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये नोमैडिक हर्डिंग जो है वो इन जगहों पे प्रैक्टिस करी जाती है। अब देखते हैं क्या है कि ये हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस,
यानी ये अपनी जगह जो है वो बदलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं विद देयर एनिमल्स, अपने जानवरों के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फॉर फॉडर, फॉडर क्या होता है बेटा, ये एक जानवरों का चारा है, ठीक है। फॉर फॉडर एंड वाटर, जानवरों के चारे के लिए, उनके खाने पीने के लिए और पानी के लिए ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। कहाँ पे किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग भी ये मूवमेंट करते हैं। जैसे कि कहीं ठंड बहुत है तो कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे ठंड इतनी नहीं है, या गर्मी बहुत पड़ रही है तो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर हो। बेसिकली दे मूव अकॉर्डिंग टू सीजन्स एंड दे मूव ऑल्सो बिकॉज ऑफ फॉर एनिमल्स फॉडर। भाई अगर कहीं पे घास खत्म हो गई, जहाँ ये इसके जानवर चरने जाते हैं, वहां अगर घास खत्म हो गई तो वहां वो नहीं रुकेंगे, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे। देन एनिमल्स रियर्ड, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, शीप, कैमल, याक, गोट एंड एक्सेट्रा एंड मेनी मोर। ये जो एनिमल्स हैं दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल टू हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। ये जो एनिमल्स हैं ये इनको मिल्क, मीट, वुल प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। अब पढ़ते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। देखो कॉमर्शियल फार्मिंग यहाँ पे मतलब क्या है, कॉमर्शियल यूज के लिए। लेट अस स्टडी, क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर reared फॉर सेल इन मार्केट। यानी यहाँ पे वो वाले क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं या उन एनिमल्स की रियरिंग कर रहे हैं जिनको वो, जिससे जो उनको जो आउटपुट मिल रहा है उनको वो मार्केट में सेल कर लें। जैसे कि अगर हम बोले यहाँ पे हम बात करें शुगर केन की, तो शुगर केन क्या है, ये कॉमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। क्या है, इसको ग्रो कर रहे हैं तो फिर क्या इसको क्या करेंगे, इसको फैक्ट्री में भेजेंगे तो उससे शुगर बनेगी, ठीक है। एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स लाइक शीप अगर शीप की रियरिंग करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, ऊन मिलेगा, वुल मिलेगा, जो कि हम मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है, कैपिटल का मतलब यहाँ पे है पैसा, ठीक है। यूज इज लार्ज, यानी यहाँ पे जो पैसे की लागत है और जो एरिया है, जमीन, वो दोनों ही ज्यादा है। द अमाउंट इज लार्ज एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स, और यहाँ पे ज्यादातर काम जो है वो मशीनों से किया जा रहा है। अब आप ये बताइए मुझे कि यहाँ कॉमर्शियल फार्मिंग में तो ज्यादातर काम मशीन से हो रहा है, लेकिन सबसिस्टेंस फार्मिंग में काहे से हो रहा है, वहां क्या है, वहां मोस्टली लेबर रिक्वायर्ड है और वहां पे क्या है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। आया समझ में, यहाँ पे मोस्टली मशीन्स है। Now we'll study about commercial grain farming. Commercial farming भी बेटा थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, एरियाज कहाँ है, प्रैक्टिस इन लार्ज फार्म ऑफ स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, जहां पॉपुलेशन तो है लेकिन कम है। एरिया ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती है इस फार्मिंग की। देन क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बेचने के लिए, सेल इन मार्केट। इस टाइप के क्रॉप यहाँ पे इस टाइप के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, लाइक व्हीट, गेहूं, मेज, ठीक है। देन सिवियर विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन, इसलिए ओनली वन सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। यहां पे क्या है बेटा, यहां पर सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि भयंकर जाड़ा जब पड़ता है तो यहाँ पे जो ग्रोइंग सीजन है वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, तो उसकी भयंकर जाड़ा पड़ने की वजह से यहाँ पे एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये है आपकी कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। नाउ लेट अस स्टडी मिक्स्ड फार्मिंग। कहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती है, इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इन सब जगह यहाँ पे इन प्लेसेस पे ये मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है। देन लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड, जमीन, ये जो लैंड है फार्मिंग काहे के लिए करते हैं, टू ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स, चारे वाले जो जानवरों के चारा है वो वाले क्रॉप्स को यहाँ ग्रो करते हैं। एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक,
और यहाँ पर लाइफ स्टॉक्स की यहाँ पे रियरिंग करते हैं। ठीक है, ये है हमारी मिक्स्ड फार्मिंग। नाउ लेट अस स्टडी प्लांटेशन। देखो बेटा बहुत इजी चैप्टर है, आप बिल्कुल इसको आप बिल्कुल टिप्स पे, मतलब क्योंकि ये बहुत कॉमन चीजें हैं, इसको टिप्स पे आपको याद हो जाएंगी। सच एन इजी चैप्टर। प्लांटेशन ये कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? दीज मेजर प्लांटेशन इज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल रीजन्स यानी आप समझ रहे हैं, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है आपके ट्रॉपिकल एरिया जहां पे ये वाली जो है प्लांटेशन जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती है ये। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। So these are practice in the tropical regions of the world. For example, like मलेशिया में रबर, ब्राजील में कॉफी, चाय, इंडिया और श्रीलंका में इनकी प्लांटेशन, इनकी खेती करी जाती है। Then single crops grown, यानी इस फार्म में, इस टाइप की प्लांटेशन में, इस टाइप की खेती में एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं। अगर वहां चाय हो रही है तो वहां चाय ही होगी, कॉफी है तो कॉफी ही होगी, रबर है तो रबर ही होगी। ठीक है, लाइक टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन। कैश्यू क्या होता है? काजू। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड, यहां पर भी बेटा ज्यादा पैसा और ज्यादा लेबर, ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है। प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि बनाना की बात करें, यू कैन सी बनाना। बनाना क्या है? ये फार्म पे ही उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा। या कुछ ऐसे भी क्रॉप्स हैं लाइक टी एंड कॉफी, क्या करेंगे? चाय की पत्ती को तोड़ते हैं, उसके बाद उसको जो है इंडस्ट्री में भेज देता है फॉर प्रोसेस। तो यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये तो या तो ये फार्म पे इटसेल्फ इट इज बीइंग प्रोसेस्ड और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। चाय की पत्ती तोड़ तो ली, अब उसको अपने सर पे रख के थोड़ी ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा उसको। तो इसलिए इस तरह की प्लांटेशन में, इस तरह के एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। देखते हैं कितना हमने अभी तक सीखा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज rearing of silkworm is known as। यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिल्कवर्म की rearing को क्या कहते हैं। I think you should try this question। ट्राई करिए। ओके, सो rearing of silkworm is known as, क्या सेरीकल्चर बोलते हैं उसे? Is it horticulture? Is it agriculture? Or is it viticulture? So the correct answer is sericulture। सिल्कवर्म की रियरिंग को हम सेरीकल्चर कहते हैं। Then horticulture is used for what? Agriculture is used for what? सब मुझे ना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताएंगे, ठीक है? So agriculture is used for growing crops. Then viticulture is used for growing grapes. Horticulture is used for growing vegetables, fruits and flowers, ठीक है? And sericulture is rearing of silkworm. Next question is, which of the following statements about shifting cultivation is not correct? सवाल आपसे ये है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में कौन सी एक स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। लेट अस सी। कटिंग एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज एंड मिक्सिंग ऑफ एशेस, समझ में आती है कुछ। प्रैक्टिस इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। When soil loses its fertility, the cultivators continue doing cultivation. Try this question. Okay, तो कौन सा इसमें से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सही नहीं है?
आंसर मी इन द कॉमेंट्स बॉक्स। कटिंग एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज एंड मिक्सिंग ऑफ एशेस, भाई हाँ समझ में आती है बात कि भाई पेड़ को काटते हैं फिर उसको जलाते हैं और जो राख होती है उसको मिलाते हैं मिट्टी के साथ, ये तो समझ में आती है, सही है। प्रैक्टिस इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, हाँ भाई ये बात भी ठीक है कि यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये बात भी ठीक है कि इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं एंड इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, झूम कल्टीवेशन, ठीक है, ये बात भी समझ में आ रही है। When soil loses its fertility, the cultivators continue doing cultivation, क्या ये बात सही है? नहीं, तो करेक्ट आंसर इज डी। क्या होता है बेटा कि जब सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी खो देता है तो ये कल्टीवेटर्स उस जमीन पे आप कल्टीवेशन कंटिन्यू नहीं करते हैं बल्कि क्या कर देते हैं, दे मूव टू अनदर प्लेस, दूसरी जगह चले जाते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, क्या करने, कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है। सो आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ फार्मिंग इंक्लूड्स, कौन से वो इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं जो फार्मिंग में हमें जरूरी है करना। सी ए क्रॉप्स, बी प्लॉइंग, सी सीड्स और डी हार्वेस्टिंग। Try this question and answer me in the comment section. तो इनपुट कौन से हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है जिससे कि हमें फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है फिर उसके बाद आउटपुट निकलता है। इज इट क्रॉप्स, क्या क्रॉप है ये, क्या प्लॉइंग है, क्या सीड है कि हार्वेस्टिंग है, क्रॉप है नहीं, बिकॉज दिस इज आउटपुट, ये तो सीधे आउटपुट हो गया ना। जब तक हम सीड को सो नहीं करेंगे, जब तक सीड नहीं करेंगे, सीड को सो नहीं करेंगे, तब तक कैसे क्रॉप आएगा। इज इट प्लॉइंग, प्लॉइंग किसकी करोगे भाई, ऐसे थोड़ी जमीन उसको जोतते रहोगे। इज इट हार्वेस्टिंग, भाई फसल तो है ही नहीं, फसल तो है ही नहीं तो हार्वेस्ट क्या कर रहे हो, काट किस चीज कर रहे हो। तो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस है। एंड द आंसर इज सीड, ये इनपुट है, दिस इज इनपुट। जब आप सीड सो करेंगे, जब आप सीड इनपुट करेंगे तब आप वहां पे प्लॉइंग भी करेंगे, तब आप फसल तैयार हो जाएगी तो हार्वेस्ट भी करेंगे और जो फसल तैयार हुई है दैट इज क्रॉप्स, दिस इज द आउटपुट। आया समझ में। नेक्स्ट लेट अस मूव टू मेजर क्रॉप्स। अब कुछ हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। भाई क्या है कि दिन पे दिन क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए क्या है, इस पॉपुलेशन को मीट करने के लिए हमें जो है क्रॉप्स तो उगाने पड़ेंगे, खाने के लिए कुछ तो चाहिए, खाने के लिए चाहिए ना, भूखे तो रहेंगे नहीं। सो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। नाउ क्रॉप्स आल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब रॉ मटेरियल कैसे, मैंने आपको बताया, जैसे कॉटन हो गया, व्हीट हो गया, और इफ यू टॉक अबाउट यू कैन से पेपर कैसे बनता है भाई, पेपर ऐसा तो है नहीं पेड़ में लटका मिल रहा है, नहीं ना, क्या करते हैं, पेपर एक लिक्विड होता है, उसको फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उससे पेपर बनाते हैं, ठीक है। या रबर हुई, तो ये क्या है, क्रॉप्स जो है वो बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। फूड क्रॉप्स, ना फूड क्रॉप्स कौन कौन से, लाइक व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ठीक है, ये क्या सारे क्या है, ये फूड क्रॉप्स हैं। देन सम आर फाइबर क्रॉप्स, जैसे कि आपके हो गए जूट एंड कॉटन, दीज आर फाइबर क्रॉप्स। एंड सम आर बेवरेजेस क्रॉप लाइक टी एंड कॉफी, इसको हम पीते हैं ना, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ये फाइबर क्रॉप्स हैं, जूट एंड कॉटन, दीज आर फाइबर्स एंड दीज आर फूड क्रॉप्स। लेट अस स्टडी देम वन बाय वन इन डिटेल। सबसे पहले पढ़ते हैं राइस के बारे में। मेजर फूड क्रॉप इन दी वर्ल्ड, दिस इज द मेजर फूड क्रॉप, ठीक है। राइस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी और रेनफॉल भी हाई होनी चाहिए, यानी ज्यादा पानी चाहिए उसको, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी हाई होनी चाहिए और टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए एज वेल एज रेनफॉल भी। देन ग्रोज बेस्ट इन अलुवियल क्ले सॉइल, सबसे बेस्ट चावल किस मिट्टी में उगेगा, दैट इज अलुवियल क्ले सॉइल। क्यों, क्योंकि ये वाली मिट्टी जो है इट रिटेन्स वाटर, पानी को बांध के रखती है, पकड़ के रखती है, ठीक है, ऐसे पकड़ के नहीं रखती, बांध के रखती है, ठीक है।
Then leading producer of rice is China. Then afterwards India, Japan and Sri Lanka. सब कुछ इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है ग्रो करने के लिए, किस सॉइल में सबसे बेस्ट ग्रो कर रही है और कौन सी वो कंट्रीज है जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है. दैट्स इट. यू कैन सी हियर ये जो है राइस कल्टीवेशन करी जा रही है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट व्हीट. व्हीट को सी सब में कॉमन चीज है. एक तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या है व्हीट की ग्रो करने के लिए, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और उस आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी मिट्टी पे बेस्ट ग्रो करता है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है. ये तीन सारी चीजें बहुत कॉमन चीज है एंड दैट इज मोस्टली इन ऑल द क्रॉप्स. इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर. मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इसको, ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी. मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल. रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट. यानी ग्रोइंग सीजन में तो इसको चाहिए कैसा, मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल. लेकिन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जब फसल काटने का टाइम आया है, तब वहां पे एकदम इसको खिलती हुई धूप चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए. ठीक है. कहां पे बेस्ट ग्रो कर रहा है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में. वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल मतलब क्या है, यहाँ पे पानी जो है वो जितना रिक्वायर्ड है मिट्टी ने यूज किया, मिट्टी में है, बाकी जो है वेल ड्रेन हो गया. ऐसा नहीं कि मिट्टी भी बह गई फिर साथ में. ठीक है. देन लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया. और इंडिया में व्हीट इज ग्रोन इन विंटर. सर्दियों में जो गेहूं की खेती है इंडिया में सर्दियों में होती है. दिस इज व्हीट, यू कैन सी. नेक्स्ट इज मिलेट्स. क्या है, इसको कोर्स ग्रेन भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन. और ये कहाँ बेस्ट ग्रो करता है, इट ग्रोज ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल. सी यहाँ पे जो है मिलेट्स जो है ऐसे लैंड पे ग्रो कर रहा है जो ज्यादा फर्टाइल नहीं है, लेस फर्टाइल है, एज वेल एज इट विल ग्रो ऑन सैंडी सॉइल्स. ठीक है. रिक्वायरमेंट क्या है, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर हाई टू मॉडरेट होना चाहिए एंड लो रेनफॉल. ज्यादा बारिश नहीं, लो रेनफॉल है. ठीक है. क्रॉप्स कौन से ग्रो करते हैं, जॉर एंड बाजरा. ठीक है. एंड लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर इंडिया, नाइजेरिया, चाइना एंड नाइगर. These are the leading producers. Now let us talk about maize. See, same thing. क्या requirement है, moderate temperature and moderate rainfall. ठीक है, moderate चाहिए. ठीक है, ज्यादा ठंडी भी नहीं, ज्यादा गर्म भी नहीं. And lots of sunshine. लेकिन धूप अच्छी चाहिए है. ठीक है, सनशाइन अच्छी होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए. ठीक है. किस सॉइल में बेस्ट ग्रो करेगा, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में दिस विल ग्रो बेस्ट, मेज. Then leading producers are North America, Brazil, China, Russia, Canada, India, Mexico. These are all leading producers of maize. ये आज के टाइम पे है बेटा, ये चेंज होता रहता है. आज क्या है, मान लीजिए आज नॉर्थ अमेरिका है, कल को हो सकता है इंडिया भी हो सकता है, और इट कैन बी कनाडा ऑल्सो. ठीक है, आज के हिसाब से है ये. देन इफ यू टॉक अबाउट कॉटन. कॉटन क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, कैसा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और लाइट रेनफॉल चाहिए. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए यहाँ पे. ठीक है. एंड ब्राइट सनशाइन टू ग्रो, और खिलती हुई धूप होनी चाहिए कॉटन को ग्रो करने के लिए. ये इसके रिक्वायरमेंट है. फ्रॉस्ट फ्री डेज का मतलब बेटा जान रहे हो कि भयंकर ज्यादा जाड़ा जो पड़ता है ना, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, 210 दिन. देन दिस ये कॉटन किस मिट्टी में सबसे अच्छा ग्रो करेगा, ब्लैक एंड अलूवियल सॉइल. ठीक है, इट ग्रोज बेस्ट ऑन दिस सॉइल. लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट. दीज आर ऑल लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन. सी यू कैन सी, ऐसे कॉटन के, ये कॉटन के जो है पेड़ है और इस पे ऐसे कॉटन ग्रो करता है. उसी को फिर हम क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. उसके बाद ये क्या है हमारी, ये है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी. उसको एक्सट्रैक्ट करके कंपनी में गया, सेकेंडरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट होके शॉप्स में आया, कपड़ा बन के आया, दैट इज टेरिशरी एक्टिविटी. ठीक है. देन इफ यू टॉक अबाउट जूट. जूट की बात करें तो इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं. जूट देखा है ना आपने,
जूट का मतलब आप कह सकते हैं पहले डॉल्स आती थी जूट की बनी हुई, गुड़िया, और यू कैन से बैग होते हैं जूट के बने हुए, बोरियां होती हैं जूट की बनी हुई. सो दीज आर ऑल गोल्डन फाइबर. थोड़ा कलर भी उसका ऐसे ब्राउनिश गोल्डनिश टाइप का होता है. ठीक है. इट ग्रोज वेल ऑन अलूवियल सॉइल. तो जूट किस पे सबसे अच्छा ग्रो कर रहा है? अलूवियल सॉइल पे. देन क्या चाहिए इसको? हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. यानी टेम्परेचर हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा बारिश चाहिए, हैवी रेनफॉल and also humid climate. Then this jute grows in tropical areas. ये tropical areas में grow करता है. और leading producers कौन है? India and Bangladesh. These are the leading producers of jute. Now coffee. Coffee की क्या requirement है? Requires warm and wet climate. ठीक है? And this grows well in well drained loamy soil. सबसे बेस्ट ग्रो करेगा इसमें. दिस कॉफी इज ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स. हिल्स की स्लोप्स पे. ठीक है, ढाल पे. एंड लीडिंग प्रोड्यूसर आर ब्राजील फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया. दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी. नाउ टी, चाय. क्या चाहिए इसको? कूल क्लाइमेट. रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स. कैसी कैसी रिक्वायरमेंट है? कूल क्लाइमेट, तो ठंडा मौसम चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, बारिश चाहिए, एंड दैट टू वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, जितनी रिक्वायर्ड है अच्छी खासी बारिश चाहिए. देन थ्रू आउट द ईयर, साल भर के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स. क्योंकि चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं ना, वो भी एक स्किल्ड लेबर है, हर कोई नहीं कर सकता. तो दिस इज ऑल्सो अ स्किल्ड लेबर. तो उसकी पत्तियों को तोड़ते हैं फॉर इट्स टेंडर लीव्स. ठीक है, ग्रो करने के लिए, उसकी पत्तियों को ग्रो करने के लिए. किस सॉइल में बेस्ट ग्रो करेगा? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स. थोड़ी ढाल होनी चाहिए. देन दिस रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स टू पिक द लीव्स. इस टाइप की कल्टीवेशन में, चाय की खेती में जो है बेटा, ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि इसमें पत्तियां तोड़नी होती हैं. ठीक है. लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर केनिया, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. यहाँ पे जो है ये इतने सारे लोग हैं और अपनी अपनी यहाँ पे बास्केट लिए हुए हैं और यहाँ पे चाय की पत्तियों को तोड़ रहे हैं. ठीक है. दिस वॉज अबाउट टी. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. वो कौन कौन से तरीके हैं, वेज हैं, जिससे कि हम अपना फार्म प्रोडक्शन को है इंप्रूव कर सकते हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. सो हाउ? बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कल्टीवेशन. मान लीजिए अभी तक हम जो है 100 गज की जमीन पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम इसको बढ़ा लें, हम इसे 150 गज कर लें. ठीक है. तो हम अपना एरिया ऑफ कल्टीवेशन जो है वो बढ़ा लें, लैंड इंक्रीज कर लें. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन. मान लीजिए साल भर में एक ही क्रॉप ग्रो करना है, हो सकता तो फिर हमें मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर लें, एटलीस्ट 2 क्रॉप्स. देन इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज. खेतों की सिंचाई करने की इरिगेशन फैसिलिटी जो है उसको इंप्रूव करें, लाइक स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन, कैनाल्स. ठीक है. देन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड HYV सीड्स. फर्टिलाइजर्स का यूज करें जहां रिक्वायर्ड है. और HYV सीड्स कौन सी होती हैं? दीज आर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. ठीक है, इनका यूज करना चाहिए. एंड यूज ऑफ मैकेनाइजेशन, यानी लेटेस्ट से लेटेस्ट, मॉडर्न से मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी का भी यूज करना चाहिए. तो दीज आर सम स्टेप्स, यू कैन से वेज, जिससे कि हम अपना फार्म प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. Now let us study about the development of agriculture at different places. Basically यहाँ हम बात करेंगे डेवलप कंट्रीज के बारे में और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में. तो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है? विद लार्ज पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करी जा रही है. इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि जहाँ पे जो है लेबर रिक्वायर्ड है और यहाँ पे सिंपल टूल्स है एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए. ठीक है. देन क्रॉप्स ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग. यहाँ क्या है? जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ जो लैंड है वो बहुत बड़ा नहीं है और छोटे छोटे लैंड्स हैं, स्मॉल होल्डिंग्स हैं. ठीक है. एंड मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस. मोस्टली यहाँ जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं वो ज्यादातर सब्सिस्टेंस के लिए है, टू मीट ओन नीड्स. आया समझ में? ये है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. अब यहाँ है डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया.
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रही है। बेसिकली वो वाले क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं जिसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। देन लार्जर होल्डिंग्स, यानी जो खेतों का साइज है, जो जमीन का साइज है, जो एग्री फार्म है, वो ज्यादा बड़े बड़े हैं। एंड कॉमर्शियल पर्पस, बेसिकली यहाँ पे जो भी क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए उगाए जा रहे हैं, या जो भी एनिमल्स की रियरिंग हो रही है, दिस इज फॉर कॉमर्शियल पर्पस टू सेल इन द मार्केट। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 इज, आपसे पूछा गया है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस, यानी राइस का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। So the leading producer of rice is it Australia? क्या वो कनाडा है, रशिया है कि चाइना है? So the correct answer is C, चाइना। ठीक है, राइस का लीडिंग कंट्री कौन है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है। Then next is jute grows well on, जूट जो है गोल्डन फाइबर जिसे कहते हैं, ये किस मिट्टी पे सबसे अच्छा ग्रो करेगा? सो इट विल ग्रो ऑन अलूवियल सॉइल, लोमी सॉइल, clay soil or sandy soil. Answer me in the comment section. So it will grow best on clay soil? नहीं. Loamy soil? नहीं. Sandy soil? नहीं. It will grow on alluvial soil. सबसे best alluvial soil में grow करेगा. Then the question is, how can you increase farm production? Farm production increase कैसे हम कर सकते हैं? कौन कौन से steps use कर सकते हैं? लाइक डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कल्टिवेशन, जो हमारा एरिया है कल्टिवेशन का, जो फार्म का एरिया है उसे हम छोटा कर दें। नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल यूज नहीं करें। इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी, यानी जो इरिगेशन फैसिलिटी है, जो खेतों में पानी सिंचाई करने का जो तरीके हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उसको और इम्प्रूव करें। और इज इट यूज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, या बहुत ही लो लेवल बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज ना करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज ना करके लो लेवल की टेक्नोलॉजीज को हम यूज करें। आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज, क्या हमें अपना एग्रीकल्चर लैंड कम कर देना चाहिए? नहीं, ये तो गलत बात है। फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। भाई टेक्नोलॉजी तो जितनी अच्छी होगा उतना अच्छी बात है। मॉडर्नाइजेशन का, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज। हम जब अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज को और इंप्रूव कर लेंगे तो हमारा जो है वो फार्म प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। नाउ वी स्टडी अबाउट अ फार्म इन इंडिया। तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है आदिलाबाद, जहां पर एक फार्मर रहता है मुन्ना लाल। मुन्ना लाल के पास 1.5 हेक्टेयर लैंड है। वो एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को परचेज करता है। लैंड फर्टाइल होने की वजह से वहां पर वो एक साल में 2 क्रॉप्स भी उगा लेता है, लाइक व्हीट और राइस एंड पल्सेस। मुन्ना लाल अपने फ्रेंड्स, अपने एल्डर्स से एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स से एडवाइस लेता है अबाउट फार्मिंग, और अपने लैंड को प्लाउ करने के लिए ट्रैक्टर्स भी रेंट पर लेता है। एंड फॉर इरिगेशन वो पानी भी रेंट पर लेता है फ्रॉम द नियर बाय ट्यूबवेल्स। मुन्ना लाल के पास कुछ हेन्स हैं एंड 2 बफलोज, जिससे उसे मिल्क मिलता है, और उस मिल्क को वो कोऑपरेटिव स्टोर में जाके बेच देता है। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मुन्ना लाल को एडवाइस कर देती हैं अबाउट द एनिमल्स प्रोटेक्शन एंड अबाउट देयर हेल्थ। मुन्ना लाल HYV सीड्स को परचेज करने के लिए बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन भी लेता है, और उसकी फैमिली जो है उसको हेल्प करती है फार्म में। मुन्ना लाल के पास जो भी प्रोडक्शन होता है वो पास की मंडी में जाके उसे बेच देता है, और कभी कभी तो उसको बहुत कम दामों में भी अपना सामान बेचना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट द फार्म इन इंडिया। अब हम पढ़ते हैं अबाउट अ फार्म इन USA। USA में कंपैरेटिवली लार्जर फार्म्स हैं, और वहाँ के फार्मर का नाम है जो हुरैन, जिसके पास 300 हेक्टेयर्स लैंड है। जो हुरैन अपने फार्म पर कॉर्न्स का प्रोडक्शन कर रहा है, और वो टाइम टू टाइम सॉइल की टेस्टिंग कराता रहता है, जिससे कि उसे पता चलता रहे कि उसकी सॉइल कितना फर्टाइल है। जो हुरैन के पास एक कंप्यूटर है
जो कि सैटेलाइट से लिंक है और उसे हेल्प होता है उसके लैंड की एक प्रिसाइज पिक्चर में, जिससे कि वो ये देख पाता है कि लैंड के किस एरिया में फर्टिलाइजर्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है। जो होरान के पास सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं लाइक ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिलर्स, लेवलर्स, हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स। जो होरान जो है उसके पास ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी भी है जहां वो अपने ग्रेन्स को स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे एक यूएसए का फार्मर जो है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है, ना कि एक पीजेंट फार्मर की तरह। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट आर द इनपुट्स रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर, अबाउट द मेजर क्रॉप्स and what are the ways in which farm production can be expanded, increased. So this is from my side for today. मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, have a good day. पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।